सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद फैसल करीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ पंच। और बहुत ही अहमियत का हामिल अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास का चौथे रोज़ का सेशन का आगाज़ हुआ और आगाज़ में ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उन्होंने जनरल असम्बली से खिताब किया। अपनी तकरीर में उन्होंने गज़ा में जारी बदतरीन इसराइली जारियत की मजम्मत की और कहा कि हमें मजम्मत से आगे बढ़कर इस जारियत को फौरी रोकने का मुतालबा करना चाहिए। अब लबनान में इसराइली जारियत शुरू हो गई है। लबनान में इसराइली जारियत से खित्ते में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया। न सिर्फ ये बल्कि वज़ीर आज़म ने मकबूजा जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया और कहा कि फ़लस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीर के लोग भी अरसे से आज़ादी की जिद्दोजहद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मजालिम भी जारी हैं। कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज के इंसानियत सोस मजालिम दुनिया की तवज्जो के तलबगार हैं। गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू शनीद आज नहीं, पता नहीं कब से हो रही है, लेकिन इसका हासिल हुसूल क्या पाकिस्तान समेत OIC के तमाम तर मेंबरान, मुस्लिम उम्मा इसराइल को और वो तमाम ममालिक जो इस वक्त गासिब बने हुए हैं उनको कभी कटहरे में ला सकेगी, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का ये इजलास भी बस नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के तौर पे ख़त्म हो जाएगा। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इसके अलावा हमाद रोहेला, अली आफ्ताब और ज़ाहिर शाह शिराजी। एहतशाम साहब, आपने भी ये बयान खिताब सुना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। एक्सपेक्टेड था कि उन्होंने यही गुफ्तगू करनी थी। अब सवाल यह है कि गुफ्तगू तो हो गई, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या इस फोरम पे हम ये देख सकते हैं कि इसराइल के खिलाफ कोई करारदाद आ सके, और अगर आ भी जाए तो वो वीटो ना हो? मतलब कि मैं इसको अपनी ही खाम ख्याली और अपना ही ख्वाब कह रहा हूँ। आई नो इट। देखिए फैसल, जहाँ तक जनरल असम्बली का ताल्लुक़ है, आपने देखा कि ये वो अगरचे बहुत बड़ा फोरम है यूनाइटेड नेशन का, और हमेशा हमने देखा कि अगस्त और सितंबर में इसके इजलास होते हैं। बाय द वे, मैं 44th सेशन भी मैंने अटेंड किया था और 3 महीने में वहाँ रहा था। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसका कोई पॉलिटिकल बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता, सिवाय इसके कि आप वहाँ जाते हैं और एक इंटरनेशनल फोरम पे अपने नुक्ता नज़र का इज़हार करते हैं, दुनिया आपको देखती है, कुछ रिपोर्ट होता है, कुछ नहीं होता। फिर साइड लाइन पे आपको इम्पोर्टेंट लोगों से मुलाकातें करने का मौका मिलता है, जिस तरह शहबाज साहब को मौका मिला। बहुत कम मिलता है एक गो में इतने लोगों को मिलना, जैसे बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को मिलना, उसके बाद बरतानिया टर्की के प्रेसिडेंट को मिलना, ईरान के प्राइम मिनिस्टर को मिलना। फिर सबसे ज़्यादा अहमियत मुझे नज़र आती है बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव कहें या प्राइम मिनिस्टर कहें, जिन्हें पॉलिटिकल एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मिलना। तो मेरा ख्याल है ये भी अपनी जगह पे है। लेकिन एक बात यह है कि जो हिंदुस्तान हमेशा फैसल कहता रहा है कि पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र डायलूट करे, कश्मीर पे पीछे हटे, और एक जिसको कहते हैं धौंस और बदमाशी का रवैया कि जब तक आप इस तरह की तकरीर करेंगे इंटरनेशनल फोरम पे आप बात नहीं होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का डे 1 से स्टैंड वही है कि जो कश्मीर के बारे में है, जो करारदादें नेहरू ख़ुद लेके गए थे अपना ये केस अपना जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन में, वहाँ पे ये तय हुआ था प्लेबिसाइट होगा और आज तक नहीं हुआ। करारदादें पड़ी हैं और ये अनफिनिश एजेंडा है अक़वाम मुत्तहिदा का, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अहम सवाल ये है कि सियासी तौर पे जब आप मजबूत नहीं होते, अब जिस अंदाज से हिंदुस्तान आपने देखे, उसके ताल्लुकात आपने देखा कि एक वक्त में एक लंबा अरसा तक उसने अपना रूस से भी फ़ायदा उठाया, अमेरिका से भी उठाया, और सो कॉल्ड और नॉन अलाइन भी रहा एक ज़माने में। तो हमारे लिए मुश्किल है कि हमारा केस जितना बेहतर तरीके से प्लीड होना चाहिए वो तो हो जाता है। बायलैटरल लेवल पे भी नेगोशिएशन हमारी बहुत बेहतर रही है। लेकिन ये बात अपनी जगह पे है कि हिंदुस्तान का क्लाउड बहुत मजबूत है, और ये हम जो कहते हैं 5 अगस्त 2019 की स्टेटस बहाल किया जाए, जो अब एक स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का, अगरचे हमने देखा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, इन प्रिंसिपल मोदी गवर्नमेंट भी एग्री कर चुकी है कि इसको वापस लाएंगे। कब लाएंगे, कैसे लाएंगे, एक सवाल है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इतनी कुछ करने के बाद, 5.5 लाख फ़ौज रखने के बाद भी आप देख लें कि 50 लाख कश्मीरी को दबा नहीं सके। बुरहान वानी की शहादत के बाद, आज से 8-9 साल पहले, उसके बाद से जो आप देख लें अपराइजिंग हुई है। अब तो आप देख लें बड़े बड़े अखबार
ये न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट के लोग वहाँ पे गए, उन्होंने जाके मकबूजा कश्मीर में, अगरचे उनको बाद में बैन कर दिया गया, उन्होंने बताया कि कहीं से कोई मुदाखलत नहीं हो रही। हाँ, सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे पाकिस्तान सपोर्ट करता है, वो पाकिस्तान ओपनली कहता है। बाकी अब देख लें सारा इंडिजिनस है, तो हिंदुस्तान इसको दबा नहीं सका इतनी लंबी फौज रखने के बावजूद भी। तो इस वक्त सवाल यह है कि जी पाकिस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र बेहतर तरीके से पेश किया उन्होंने। अभी यही बातें हम देखते हैं, अगरचे बाइडन से मुलाकात नहीं और इम्पॉर्टेंट लोगों से मुलाकातें हुई हैं, उसमें अब क्या निकलता है वो भी देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ सबसे अहम है, इस खिताब के बाद डेफिनेटली हिंदुस्तान एक दबाव में आएगा। और फिर जिस तरीके से गज़ा पे एक स्टैंड लिया, आप पैलेस्टाइन के इशू पे आपने देखा बड़ी भरपूर तकरीर की। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने देखा कि नेतन्याहू जब तकरीर करने आए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे वफ्द ने वहाँ से वॉकआउट किया जनरल असम्बली से। वो भी एक इंडिकेशन है बहुत बड़ी कि पाकिस्तान भले हमारे जो मिडिल ईस्ट में लोग बैठे हैं इस्लामी भाई, वो ये काम ना करें। मैं देख रहा था कि कितने लोग हम देखें, सऊदी अरब, यूएई, बाकी लोग जो वॉकआउट करेंगे। कुछ लोगों का ख्याल है पाकिस्तान को ये एक तक रहना चाहिए, हमें ताल्लुकात नहीं बिगाड़ने चाहिए, इजराइल से बेहतर करने चाहिए। लेकिन इन प्रिंसिपल असूल की बात यह है कि इस पर हम खड़े हुए हैं कि ये जो जेनोसाइड हो रहा है सारी दुनिया इसको कंडेम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान जितने ज़बरदस्त तरीके से इसको लेके जा रहा है, आज की तकरीर में देखा जाए तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा उस लिहाज से कहना चाहिए एक वे फॉरवर्ड है। और इस तरह से आपने देखा उन्होंने अफ़गानिस्तान पे बात की, टेररिज्म पे बात की, और पाकिस्तान को जो नुकसान उठाना पड़ा दहशत गर्दी में उसका उन्होंने जिक्र किया, किस अंदाज से पाकिस्तान महाजरीन की मदद कर रहा है। तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल फोरम पे प्राइम मिनिस्टर का ये सारी बातें करना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। अल्लाह करे कि इसके आने दिनों को फ़ायदे हों। जी चलें, ठीक है। और मैं अब ज़ाहिर शाह शिराजी आपकी जानिब में आना चाहूँगा। गुज़िश्ता रोज़ मैं गायब था, आपसे वादा किया था कि जी आपको पहले नंबर पे लेंगे, लेकिन आज देखें आपको दूसरे नंबर पे मैंने ले लिया। ज़ाहिर भाई, एहतशाम साहब ने कुछ बहुत ही सीधा बात की गज़ा, और इस पर तो ये बात होनी थी और हमें तो ये मालूम था, लेकिन जो वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ ये कि ये अपने ख़िताब से ज़ाहिर किया कि जी हमारे क्या तासुरात और जज्बात है कश्मीर और गज़ा को लेके, बल्कि उन्होंने दुनिया को ये भी बावर कराया है कि जितनी ज़्यादा मेहमान नवाजी हमने की है अपने अफ़गान भाइयों की, उतना ज़्यादा हमने बर्nt ऑफ वॉर भी बेयर किया है। नाउ इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान अपना केस जो है वो मज़ीद अच्छे से प्लीड करे। आज का खिताब कितना पुरअसर आपको लगा जितना वज़ीर आज़म ने किया मुख्तलिफ इशूज़ पे? वैसे अगर ऑब्जेक्टिवली बात करें, मैं तो समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का बड़ा पावरफुल खिताब था, और अपार्ट जो इंटरनेशनल इशूज हैं वो अपनी जगह पे, चाहे उन्होंने गज़ा पे बड़ी खुल के बात की और वॉकआउट के साथ साथ क्लियर मैसेज जो सबसे बड़ा था वो ये था कि इसराइल को सपोर्ट करने वाले जो हैं वो गज़ा में फ़लस्तीनियों के खून से जो उनके हाथ रंगे हुए हैं। तो डायरेक्टली, मेरे ख्याल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को इस तरह के यूएन के फोरम पे बात करना मेरे ख्याल में बड़ी बात है। दूसरा देखिए, कश्मीर का इशू, जाहिर बात है कश्मीर हमारे लिए एक डू एंड डाई वाला मामला है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान और उसका डिस्प्यूट है, बल्कि वो रेप्लिकेशन हो रही है जो गज़ा के अंदर है, जो फ़लस्तीन के अंदर है। मेरे ख्याल में इसके बाद हिंदुस्तान जो है ये तरीके करेगा, जहाँ भी अप्लाई कर रहा है या वो इस्तेमाल कर रहे हैं, न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे आप देखें जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, जिस तरीके से उनको टारगेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बड़ा पावरफुली उन्होंने उठाया। जो अहम इशू मैं समझता हूँ रीजनल उसके हिसाब से वो सबसे बड़ा क्राइसिस तो पाकिस्तान को पेश है, वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, और उस इकोनॉमी को बर्बाद करने में जितना बड़ा हाथ अफगान जंग या सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर का है वो किसी चीज़ का भी नहीं। क्योंकि ये पिछले तकरीबन 4-5 दहाइयों में हम इस अनवांटेड वॉर के अंदर रहे। हमारे 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हुए, अरबों डॉलर्स का हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा, हमारा ट्रेड बर्बाद हुआ, लेकिन हमेशा अमेरिका और उसके इत्तेहादी को डिच करके पाकिस्तान को गए। तो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज था कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो आपने वादा किया था कि वो इस्तेमाल नहीं होगी। इस वक्त जो टेररिस्ट ग्रुप है, ISK का नाम लिया, PLA का नाम उन्होंने लिया, अलकायदा का नाम लिया, साथ साथ आप देखिए फितना अल खवारिज का जो जिक्र हुआ, मेरे ख्याल में बड़ा पावरफुल किताब था। मैं लिटरली अगर आप कहें तो ऑब्जेक्टिवली एक पावरफुल मैसेज था पाकिस्तान की जाने से, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। अब देखिए उस पर यूनाइटेड नेशन अमल करता है नहीं करता, लेकिन मैसेज बड़ा क्लियर किया है इस पर। मेरे ख्याल में इस्लामोफोबिया की जो बात उन्होंने की, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू था शहबाज शरीफ साहब का। मेरी आदत नहीं है, मैं कोई ऑब्जेक्टिवली इतनी ज़्यादा तारीफें नहीं करता किसी भी सियासी लीडर की, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि बड़ा बैलेंस और पावरफुल किताब था। आखिरी जो एक चीज़ थी वो है क्लाइमेट चेंज। देखिए पाकिस्तान के साथ क्या तमाम ऐसे ममालिक जो कि इस क्लाइमेट डिजास्टर के अंदर उनका 1%
ज़्यादा रोल नहीं, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें UN के जो इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान को डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुतासर होने वाले ममालिक की लिस्ट तक निकाल दिए। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो विजिबली इस फोरम पे खिताब से यही अंदाजा होता है कि पाकिस्तान एक कहते हैं ना इन आई ऑफ स्टॉर्म है बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजन, चाहे वो अपनी जोग्राफियाई लोकेशन की वजह से, चाहे वो इंडियन इजरायली नेक्सस की पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार और जो लॉबिंग है उसकी वजह से है, या कोई ऐसे मामला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज मैसेज बड़ा क्लियर किया है। अब यूनाइटेड नेशंस मैं समझता हूँ कि एक रिडंडेंट इदारा है, हमेशा भी ये बात तमाम दुनिया के जो ओपन दुनिया के लोग मानते हैं, और वो एक ऐसा इदारा है जो कि दुनिया के अंदर जुल्म खत्म करने में नाकाम हो चुका है और उसकी पैटर्नाइजेशन के अंदर मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है। मैं नहीं समझता कि गजा में सिर्फ फलस्तीनियों को हो रहा है, इराक में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, लीबिया में हुआ, इजिप्ट में हुआ और पूरी दुनिया में हुआ। तो मेरे ख्याल में जो OIC जो सोए हुए ममालिक उन्हें अब उठना होगा, और पाकिस्तान ने जो आज किया प्रोटेस्ट में, मेरे ख्याल में तमाम अरब ममालिक, मुसलमान ममालिक को उन्हें वॉकआउट करना चाहिए था इसराइली प्राइम मिनिस्टर की आमद के ऊपर। बिल्कुल जाहिर शाह शराजी साहब। और अली आफ्ताब, दुनिया ये कहती है कि नाउ इट्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड, बट लेट्स से इट के यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, ये डायकोटमिक वर्ल्ड है, क्योंकि यूक्रेन का कोई मामला होता है तो ये जो वेस्ट है उसके वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें है, इसलिए वो उठ खड़ी होती है। लेकिन जब हम मिडल ईस्ट की बात करें, हम गजा की बात करें, लेबनान की बात करें, कश्मीर की बात करें, और जैसे जाहिर साहब ने कहा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस खित्ता, इट्स अबाउट इराक, इट्स अबाउट दीगर ममालिक जो हैं, इवन अफगानिस्तान। तो अब जब ये डुप्लिसिटी है, ऐसे में पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनके पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं, किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करें? क्योंकि आज और कल, सूना और लेटर, खाकम बदन ईरान है, ईरान के बाद गालिबन नजरें यहां भी होंगी। जी, आपने जो एक नक्शा खींचा है ना दुनिया का, ये आज पहला दिन तो नहीं है कि ये इस तरह से है, ये तो बड़े अरसे से इस तरह से है। अच्छा, लेकिन इसमें जो सिल्वर लाइनिंग है ना, वो ये है कि पहले जब यही सारा कुछ होता था तो उसके नतीजे में हम कुछ देखते नहीं थे। आज के दिन अब ये हो रहा है कि अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हैं, और अमेरिका के अंदर इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स को मुसीबत पड़ी हुई है, और जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो फ़लस्तीन वॉर बताई जाती है। आप देखें कि वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी और दीगर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों ने, और बच्चों को छोड़े फैकल्टी ने, आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में फैकल्टी जो है वो कितनी मुश्किल में है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जॉब्स जाने वाली हैं, उनकी शायद अब ज़रूरत नहीं रही, वो भी इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। सो ये एक, आप देखें कि इस वक्त टिकटॉक उठाकर देखें, आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उठाकर देखें, मतलब कभी सोचा था आपने कि फ़लस्तीन जंग की वजह से अमेरिका के इलेक्शन उथल पुथल हो सकते हैं? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात की है, एक जुमला ऐड करूं अली के, देखें कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर प्रेसिडेंट होती है, उनको फोर्स करके उनको हटवा दिया गया वहाँ से, इसलिए कि वो सपोर्ट कर रही थी बाकी लोगों के साथ फ़लस्तीन की। जी अली आफ्ताब जी, सो फिर वही बात है ना कि वो लोग वहाँ पर अगर एहतजाज हो रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया, इसका मतलब है एक बड़ी पॉजिटिव वे में फाइनली मूव करना शुरू हुई है, और उसकी वजह है ज़बरदस्त किस्म के नैरेटिव जो अब बनते हैं सोशल मीडिया की वजह से, उसकी वजह है जेन जी जो कि अब बहुत सेंसिटिव हो चुकी है। दूसरी चीज़, आपने जिस तरह से कहा कि अब मुस्लिम ममालिक को क्या करने की ज़रूरत है, मुस्लिम ममालिक को अपनी मईशत ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए, ये वही कतर भी तो मुस्लिम ममालिक है ना, में शामिल है ना, उनको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है अब USA के अंदर। ठीक है, बेसिकली एक सीधी सी बात है, आप अपनी मईशत ठीक करें और आप पूरी दुनिया में इज्जत कमाएंगे। तीसरी और आखिरी चीज़, UNGA की आप ये जो बात कर रहे हैं, जो वॉकआउट किया शहबाज शरीफ साहब ने, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा किया मेरी नज़र में। इसके अलावा जो तकरीर थी, मैं प्रीवियस पैनलिस्ट से अग्री करता हूँ, बहुत अच्छी तकरीर थी। सिर्फ अगर उसको आप कहें कि एक बेहतर और मज़ीद बनाने का आइंदा से, वो मेरा मशवरा ये है कि बीच में उन्होंने एक शायरी पढ़ी, वो बहुत अच्छी शायरी होगी, लेकिन अब दुनिया जो है ना वो शायरी से शगफ नहीं रखती। मतलब इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शायरी शायद उर्दू, पंजाबी, पश्तो और सिंधी में हो रही है, यानी कि हमारे खित्ते में हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ज़ौक़ और शगफ पाया जाता है।
बाकी दुनिया में अब पब्लिशर्स ने शायरी छापनी ही बंद कर दी है। सो उन्होंने अंग्रेजी शायरी पढ़ी, यकीनन बहुत अच्छी होगी, लेकिन अब से तकरीरों में से शायरी खत्म कर दें, क्योंकि जो बाहर की ऑडियंस है वो अब ये नहीं सुनना चाहती। हाँ, जबरदस्त बात आपने की। हमाद रोहिला साहब, एक बात है, एक जुमला मैं ऐड करूं? जी जी जाहिर भाई। वो मेरे ख्याल में उनका शेर सुन के सब ने तालियां जरूर बजाई थी अली, वैसे मेरे ख्याल में शायद उन्हें समझ आई है या नहीं आई, लेकिन तालियां खूब बजी। और अगर इससे हम ये समझ सकें कि पाकिस्तान और भारत और इस खित्ते में और UNGN का जो खित्ता है उसमें गालिबन थोड़ा सा ज़ौक़ रह गया है। हमाद रोहिला साहब, तकरीर हो गई, आगे भी तकारीर होंगी, वॉकआउट भी हो गया और सब अच्छी चीज़ हो गई। व्हाट्स नेक्स्ट? क्या इस तमाम तर ताम झाम के बाद, इस UNGN के इजलास के बाद अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? अब ये सफाकियत रुक जाएगी? जी थैंक यू। जैसे जाहिर शाह साहब कहते हैं कि एंड में आ जाओ तो कोई बात ही नहीं रहती। तमाम लोग, तमाम मौजूद पैनलिंग सारी बात को कवर कर चुके हैं। मैं उनको कंक्लूड करूंगा। मैं जाहिर शाह साहब से भी एग्री करूंगा कि उन्होंने जैसे बताया कि बहुत अच्छी तकरीर थी, हर इशू पे बात हुई। पोस्ट जंग के ऊपर बात की गई जो पाकिस्तान के ऊपर आई, उसके क्या नुकसानात हुए उस पर बात की गई। इसराइल के रवैये पे बात की गई, इसराइल को तो एक बहुत बढ़ के मैसेज दिया गया। भारत के रवैये पे बात की गई, कश्मीर पे वो जो कर रहे हैं उसकी बात की गई, फलस्तीन की बात की गई, लेबनान की बात की गई। तो देखा जाए तो तमाम तरीके से हर एंगल को कवर किया गया है। इस मौके का बड़ा अच्छे तरीके से फायदा उठाया गया है। अपनी बात को दुनिया के हर कोने में पहुंचाने की भरपूर कोशिश की गई है। ये बात तो यहाँ ठहरी जो बाकी तमाम लोग कह भी चुके हैं और मैं भी इससे एग्री करता हूं। मैं एक और बात करना चाहूंगा जो तकरीबन अली ने भी उसका जिक्र किया है। हमें समझना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारी बात में वजन कब आएगा। हमारी बात में वजन तब आएगा जब हम अपने पांव पे खड़े होंगे। दुनिया को अब कहा जाता है कि ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो मैं ग्लोबल अफेयर्स को, ग्लोबल इकोनॉमी को अगर एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाऊं तो एक किसी तकरीब में अगर आप जाएं, वहां कोई शख्स ऐसा आ जाए जिसने उसी महफिल में मौजूद तमाम लोगों से या तो कर्ज ख्वाह हो उनसे, या उनका कर्जदार हो, उनको कर्ज वापस करना हो, तो ऐसे आदमी की क्या वक़्त होगी, उसकी बातों की क्या वक़्त होगी, उसके तमाम दावे धरे के धरे रह जाएंगे। द वर्ल्ड विल बी एबल टू सी राइट थ्रू देम। हमें इस चीज को समझना चाहिए। जो अली ने एक और बात की, जेन जी के ऊपर बात की, मैं भी थोड़ा सा जेन जी के ऊपर बात करूंगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट उनके साथ थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मुझे लगता है कि हमारी जो जेन जी है जिसको कहा जा रहा है, या जो हमारी बाकी भी आवाम है, वो एक बहुत ही अजीब किस्म की शोबदाबाजी में मुब्तला रहती है। वो ये समझती है कि उनके लीडर ने कौन सी शलवार कमीज और कौन सी खेड़ी पहन ली तो इस वजह से पूरी दुनिया मरूब हो जाएगी। कोई एक सियासी जमात नहीं है, तमाम सियासी जमात यही कुछ कर रही है कि अगर शहबाज शरीफ साहब बाहर गए हैं तो उनके फॉलोअर्स उनकी स्लो मोशन वॉक दिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि उनकी स्लो मोशन वॉक की वजह से अब हमारे, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्लो मोशन वॉक कर रहे हैं, बड़ी मुकाबले की वॉक कर रहे हैं, इस वजह से हमारे तमाम मामलात हल हो जाएंगे। वही हमारे इस मुल्क का मसीहा है। तो हमें इन सतही बातों से, हमारी अवाम को, लीडरान की बात नहीं कर रहा, हमारी अवाम को इन सतही बातों से निकलना पड़ेगा। हम बच्चों को तालीम देते रहे हैं कि जाहिरी लिबास के ऊपर, जाहिरी हुलिये के ऊपर किसी को जज ना करो, मगर दूसरी तरफ हम खुद इसी शोबदाबाजी में मुलविस रहते हैं। दूसरी आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हम कर्जों पर जी रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी असल हैसियत क्या है। हम आधी कर्जदार हैं। लोग जानते हैं कि कर्जदार की तो वैसी वैल्यू नहीं होती, और अगर आधी कर्जदार हो तो उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे मौकों पर जाना नहीं चाहिए, अपनी बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे मौकों पर जाना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। की गई, बहुत अच्छे तरीके से की गई। साथ ही साथ ऐसे मौकों को वन ऑन वन रिलेशनशिप के लिए यूज करना चाहिए। जैसे हम बांग्लादेश की मिसाल में देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हमारी मुलाकात हुई है, सार्क को बहाल किया जाएगा, देखते हैं क्या होता है इस बारे में। सर, और जो आपने बात कर दी है ना हमाद रोहिला साहब, मैं यहाँ साहब थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं। अच्छा, और वो ये कि हमाद रोहिला साहब ने जिक्र किया जो नई जनरेशन है उसका पुराना, मतलब मैं बात कर रहा था बाहर की जेन जी की, पाकिस्तान की नहीं। पाकिस्तान की तो बूमर्स से लेके जेन जी तक सारे एक जैसे ही हैं। ऑल राइट। अब मेरे पैनलिस्ट ने जो बात की है मईशत के हवाले से, और हमाद रोहिला साहब आप जो एक पॉइंट छोड़ गए, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो हमारे पैनलिस्ट ने कहा है कि मईशत होगी तो इज्जत होगी। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 2 तस्वीरें, 2 कहानियां। वेलकम बैक। अब हम आपको दिखाएंगे 2 तस्वीरें। ये महज 2 तस्वीरें नहीं है, 2 अक़वाम की दो मुख्तलिफ कहानियां हैं। वो अक़वाम जो कभी एक थी, उनमें से एक की कामयाबी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है,
और दूसरी जो है वो छोड़िए, जाने दीजिए। गुज़िश्ता दिनों अमेरिका में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव मुकालमा हुआ, जिसमें खुद बिल क्लिंटन ने बांग्लादेश के उबूरी सरबराह डॉक्टर यूनुस का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनके नज़रिए की भरपूर पजीराई की। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान है जो IMF से कर्ज की मंजूरी पर खुशियां मना रहा है। हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। पाकिस्तानी अवाम ये ऐलान हर नई हुकूमत से सुनते हैं और ये ऐलानात बस ख्वाब ही रहते हैं। दूसरी जानिब आलमी बैंक 2013 में ही कह चुका है कि अगला मुआशी ड्रैगन यानी अगला चीन बांग्लादेश है। मौजूदा हालात की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से बड़ी गर्मजोश सी मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने डॉक्टर यूनुस को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। दिस वुड बी ग्राउंड ब्रेकिंग। दोनों ममालिक के सरबराहान ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश से बढ़ते ताल्लुकात का हमारी मईशत पर कुछ असर हो सकता है। हम बतौर मईशत बांग्लादेश से क्या कुछ सीख सकते हैं। और मैं इस बार हम्माद रोहिला साहब से। हम्माद साहब, हमने कुछ नक्शा खींचने की कोशिश की है कि हम जो एक थे कभी, वो जब अनफॉर्चुनेटली अलग हुए तो एक खित्ता कहाँ जा चुका है और एक खित्ता कहाँ आ गया है। एक मईशत के तौर पे, एक माशी मॉडल के तौर पे हम क्या सीख सकते हैं बांग्लादेश से? बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ये जो मौका मिला है, हमें बात करने का मौका मिला है, ये एक अच्छी पेशरफ्त है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम एक दूसरे के करीब आएंगे। कोई भी मुल्क हो, कहीं पर भी हो, कोई भी हुकूमत हो, हमें चाहिए कि तमाम ममालिक से, तमाम हुकूमतों से रवाबित कायम करें और अगर पहले से रवाबित हैं तो उनको मजीद बेहतर करें। हम आइसोलेट होकर ना हम रह सकते हैं ना कोई और रह सकता है। जितना जल्दी हम इस चीज को समझ जाएंगे और तमाम लोग समझ जाएंगे, उतना जल्दी खित्ता भी तरक्की करेगा, उतनी जल्दी दुनिया भी तरक्की करेगी, उतनी जल्दी हम भी तरक्की करेंगे। लेकिन शायद अभी फिलहाल हमें ये समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरी बात जो आपकी है, आपने बात कही थी खास तौर पर जो बांग्लादेश की बात आप कर रहे हैं कि हमें बांग्लादेश के करीब आने की सबसे ज्यादा वजह यह है जो हमारा माजी है बांग्लादेश के साथ। जहां पर हमें हमारा माजी उनसे दूर करता है, वही माजी हमें उनके करीब भी लाता है। वही एक रीजन हो सकती है हमें एक दूसरे के करीब आने के लिए। हम उनका एक हिस्सा थे, वो हमारा एक हिस्सा थे एक जमाने में। हमें वो चीजें याद करनी चाहिए। 1974 में जब हमने उनको तस्लीम कर लिया तो उम्मीद की जा सकती थी कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन फिर 80 की दिहाई आई और फिर शेख हसीना और अब्दुल मुजीब साहब की जो सियासत थी, जो वहां पर बड़े उस वक्त पॉपुलर थे, जो कि शायद कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान में भी पॉपुलर थे, मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था उनका नाम, लेकिन अब वो वहां नहीं रहे। शायद हम लोगों को भी अब नजरसानी करनी चाहिए उनके बारे में, हम क्या ख्याल करते हैं। तो अब वक्त जा चुका है, हमें इसको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। अगर बांग्लादेश एक कदम आगे आ रहा है तो हमें 2 कदम आगे आना चाहिए। जो जहां तक सार्क की बात की जा रही है, तो 1985 में इस इदारे को बनाया गया था, यूरोपियन यूनियन के तर्ज पे इस इदारे को बनाया गया था, क्योंकि समझा इस चीज का भी ज्यादा सेहरा बांग्लादेश को ही जाता है। उन्होंने इस चीज को हमें समझाया, सबको समझाने की कोशिश की कि जब तक खित्ते के तमाम ममालिक एक यकजान होकर काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे और कारोबार के मौके पैदा नहीं होंगे, और हमारे जो मुश्तरका मसाइल हैं जिनमें इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मोहम्मद यूनुस साहब, जिनका इकोनॉमी में बैकग्राउंड है, वो बहुत बेहतर समझते हैं कि इस इदारे की, क्योंकि हमारा इस इदारे का जो काम था वो सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देना था, इसलिए इसको फाल करना कितना जरूरी है। अब तक हमने देखा है कि अभी तक 18 समिट इसके हो चुके हैं। आखिरी समिट 2014 में हुआ था, उसके बाद कोई और समिट नहीं हुआ। 2016 में एक समिट होना था इसका, अगला समिट, जो कि कैंसिल हो गया। उसकी वजह यह बनी कि भारत ने आने से इनकार कर दिया। भारत को बताया गया, बुलाया गया, कहा गया कि आ जाएं। उसके बाद भी शाह महमूद कुरैशी साहब भी जब फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने तो यहां तक कहा कि आप अगर वैसे आने में घबराते हैं, फिजिकली नहीं आना चाहते, तो वर्चुअली आ सकते हैं, वर्चुअली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इस इदारे को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। बिल्कुल हमें चाहिए, भारत को चाहिए कि दोबारा हाथ जोड़े, एक हाथ मिलाएं एक दूसरे के साथ और इकट्ठे खड़े हों, ताकि शायद हमारा खित्ता भी आगे जा सके, यूरोपियन यूनियन के मुताबिक हम भी तरक्की कर सकें। एब्सोल्युटली, क्योंकि जो मॉडर्न टाइम्स है उसमें मुल्क नहीं रीजन तरक्की करते हैं। एहतशाम साहब, मैं एक बड़ा देरीना सवाल है मेरा, क्लोज टू माई हार्ट, और ये जो डॉक्टर यूनुस हैं, इनका जो ग्रामीण मॉडल है ये बड़ा ज़बरदस्त है माइक्रो फाइनेंसिंग का।
इन्होंने जो ज़बरदस्त काम किया वो ख़ातीन को जो है बांग्लादेशी ख़ातीन को उन्होंने माशी तौर पे इतना मुस्तहकम कर दिया। और जब ख़ातीन जो कि किसी मुल्क का 40-50% हो, जब वो माशी तौर पे ख़ुद मुख्तार हो जाए, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं वो उसका मुल्क की GDP और तरक्की में, बड़ा फ़ायदा हुआ। सर दूसरी जानिब हम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर सीना चौड़ा करके हर महीने 10,000 रुपये दे के ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। सर आपको नहीं लगता कि हमने अपने लोगों को बजाय माशी तौर पे मुस्तहकम करने के उनको बस एक फिक्स इनकम का आदी बना दिया है? देखें, ये बात करके तो आपने मेरे भी ज़ख्म जो है ना वो हरे कर दिए, ताज़ा कर दिए हैं। देखें, बुनियादी सवाल इस वक्त यही है, फैसल के ग्रामीण बैंक जो है ना वो जिस तरीके से कितनी ग्रेट सक्सेस स्टोरी बना कि आज वर्ल्ड बैंक जो है ना वो साउथ एशिया में, अफ्रीका में, बाकी ममालिक में वो रेप्लिका बना के लेके जा रहे हैं, उनको कामयाबी मिल रही है। बात यह है कि वो शख्स सेल्फलेस आदमी है और अपनी ज़ात के लिए नहीं, बैकग्राउंड बड़ी स्ट्रॉन्ग है और जो काम किया उसमें उसे बहुत ज़्यादा मदद मिली और वो कर्ज़े ले लेके ज़्यादा प्राइवेटली, और फिर जिस तरह भी आप देख लें मुख्तलिफ दुनिया की फाउंडेशन से पैसा भी मिलता रहा। एक उनको दुनिया को यकीन था कि ये बंदा ख़ुद खाने वाला नहीं है, लिहाजा उनको पैसा मिला। नतीजतन आप देख लें, जिस तरह आप देख लें वहाँ पे चाइना में आप देख लें कि उन्होंने पिछले 40 वर्षों में 60 करोड़ लोगों को गुर्बत की सतह से निकाल के ले गए। इस वजह से ले गए कि उनको लीडर अच्छे मिल गए। एक तो रोना हमारा है कि हम लीडरलेस कौम है, देखें ना, वो पहले मौजे तंग थे, डेंग शॉपिन थे और तीसरे अब प्रेसिडेंट शी हैं। 3 बंदे आए, तीनों ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया जब बात आती है चीन की तरक्की की। तो इन्हें भी एक बहुत बड़ा जिसको मौका मिला और एक हुकूमतों की सपोर्ट इनको मिलती रही, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को, तो नतीजतन वो कहाँ से कहाँ लेके चले गए। लेकिन आप देखें उनकी बदकिस्मती कहें या उसके मुल्क की बदकिस्मती कहें कि ये 7 जनवरी को उनको इस साल मौजूदा 2024 में जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार करके उनको बंद कर दिया गया अंदर हसीना वाजिद की तरफ से, और बड़े वहाँ पे एहतजाज भी है। फिर उसके बाद देख लें कि फिर आप देखा कि जनवरी में ही 4थी मरतबा इलेक्शन जीत के हसीना वाजिद आ गई थी और जिस तरीके से तहस नहस किया उन्होंने, और उनको ख्याल था कि जी हमारी इकॉनमी तरक्की कर रही है, सियासी तौर पे अपने मुखालफिन को दबाया जाए, हिंदुस्तान पूरी सपोर्ट करता था, वो फायर बैक कर गया। वहाँ के स्टूडेंट्स ने जितनी ज़बरदस्त अपराइजिंग दिखाई और जिस तरह वो सामने आए, उसके बाद देख लें आज हिंदुस्तान और अपना बांग्लादेश के ताल्लुकात इतने ख़राब हैं कि उनके एक वज़ीर का बयान मैं देख रहा था अपना हिंदुस्तान के, उन्होंने बड़े गंदे अल्फाज में इनको याद किया बांग्लादेशी लोगों को और कहा कि आप हिंदुओं को मार रहे हैं। कोई झूठ है। देखिए सवाल इस वक्त यही है, अब बात आती ना सीखने की, लर्न करने की। वैसे एक अच्छे मैं लाइटर नोट पे मैं आपको बताऊं, आपने कहा ना कि हम बड़े खुश होते हैं कि जी हमने ये पैकेज ले लिया IMF का और ख्वाब देखते हैं। मुझे एक पंजाबी फिल्म फैसल याद आ गई, मुनव्वर ज़रीफ़ की। अच्छा। उस फिल्म में दिखाया कि वो बहुत गरीब आदमी है, उसके बाद उसको दिखाया कि बेताशा पैसा, दौलत, बंगले, सब कुछ, और वो सील खासा लंबा हो गया। तो लोग जो मुस्तरब हुए कि ये कैसे हो गया। अल्टीमेटली दिखाया कि अपने गाँव में सेन में लेटा हुआ है और वो पुराने ज़माने की चारपाई है ना, वो पीछे जिसके रस्सियाँ होती हैं उसमें उसका सर फंसा और वो ख्वाब देख रहा है। तो हम ख्वाब देख रहे हैं लेकिन अब प्रैक्टिकली हमने नहीं किया। और मैं तो बार बार ये कहूँगा कि हमारी 3 बड़ी पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, इनको जो मौका बड़ा भरपूर मिला था। वैसे तो वो दावे करते हैं कि हमें वक्त से पहले निकाल दिया गया, लेकिन सवाल ये कि अगर उन्होंने कुछ किया होता तो ये नौबत ना आती। आज आप देख लें लेटेस्ट फिगर सामने आया है कि 70 ट्रिलियन रुपीज़ के हम कर्जदार हो गए। अब देखिए हमारी GDP का जो तकरीबन 90%, 85% बनता है उसके करीब चलेंगे। तो देखें ना, दुनिया का कोई मॉडल अपना लें तो मेरा ख्याल है तरक्की हो सकती है। लेकिन बात वही आती है कि आपकी पॉलिटिकल विल है, और आप अक्सर कहते हैं इंटेंट क्या है आपकी। अब देखें ना, अगर इंटेंशन ये हो कि आपने आके सियासी मफादात हासिल करने हैं, अपनी पार्टी को नवाजना है, पार्टी के वकला को नवाजना है और इसी बात पे झगड़े करने हैं कि जी हमें डेवलपमेंट फंड कैसे मिलेगा। मुझे याद आ रहा है जमशेद दस्ती PTI के MNA, उन्होंने एक टेलीविजन पे एक दफ़ा कहा था, फैसल, उन्होंने कहा था कि मैंने अपना डेवलपमेंट बजट 50 करोड़ का लेने के लिए 10 करोड़ पे मैंने रिश्वत दी थी। अब मुझे बताया जो MNA 10 करोड़ की रिश्वत देगा वो बाकी 40 करोड़ किधर खर्च करेगा जाके। तो देखें हमारा तो ये कि हम जितना मर्जी हम करें, असल बात यह है कि भी कोई गुड गवर्नेंस हमें अब ख्वाब देखते देखते तंग आ गए हैं कि जी कौन सा हमने मॉडल इकोनॉमी का लेना है ठीक करने के लिए। मेरा ख्याल है दुनिया का कोई भी मॉडल उठा के ले जाए अगर दयानतदारी है। अभी देखते हैं चाइना को कहते हैं कम्युनिस्ट कंट्री है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया। अभी इसी तरह बांग्लादेश को देख लें, अब जो मर्जी आपके हसीना वाजिद को जिस तरीके से उसने सियासी लोगों को अंदर किया लेकिन मुल्क को बनाया। मैं तो वैसे आखिरी बात करूँ फैसल, प्लीज
फैसल आखिरी बात करूं मैं, ये जो आपने देखा ना कि 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब को जो मार दिया गया था, उनकी पूरी फैमिली को, हसीना माजिद बाहर थी, जर्मनी में बच गई। बाद में मैं 97 में बांग्लादेश गया था, वो मैं धान मंडी वहाँ गया जो उनकी रिहाइश गाह थी शेख मुजीब की। आप देखें उस वक्त तक उन्होंने प्रिजर्व किया उस बिल्डिंग को, खून के धब्बे हैं, बहुत बुरी हालत थी। लेकिन आपने देखा उसके बाद क्या, वो तो था एक कू मिलिट्री। अब जो स्टूडेंट की अपराइजिंग हुई है ना, अब वो कहते हैं पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे करें। अभी देखें जो नारे काज़-ए-आज़म के वहाँ पे लगे हैं, जो मुजस्समे जलाए गए हैं शेख मुजीब के, बाकी लोगों के हिंदुस्तान के तन बन में आग लगी है कि पाकिस्तान दोबारा वहाँ पे छा लेकिन तो ये एक बड़ी, ये एक बाहर तो बड़ा क्लाउड है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और यही सवाल हम लेके आएंगे ब्रेक के बाद हम मजीद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ज़ाहिर शाह शराजी साहब, अब शेख हसीना की जो हार्ड लाइन पॉलिसी थी वो तो अब ख़त्म हो गई उनके जाने के बाद। अब डॉक्टर यूनिस के आने के बाद क्या पाकिस्तान के पास एक और अच्छा पड़ोसी उसमें इजाफा करने की अपॉर्चुनिटी आ गई है? क्योंकि कुछ ही हैं हमारे पास जो कि अच्छे पड़ोसी हैं, सिफारती तौर पे भी और माशी तौर पे भी। बिल्कुल, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। शायद बहुत सारे लोगों ने बड़ी खुशी का इज़हार किया जब शेख मुजीब साहब के मुजस्समे गिराए गए और उन्हें तोड़ा गया। देखिए, इन हाउस जो चेंज आई है वो पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो आप ये समझ लें कि इंडिया इस खिते के अंदर अपनी पोजीशन अपने इर्द गिर्द जो दोस्त है वो लूज कर रहे हैं। मालदीव, नेपाल, इवन श्रीलंका के अंदर जितनी दरअंदाजियाँ थी वो शायद काउंटर हुई, तमिल वार या जितना जो कुछ हुआ। दूसरा, शेख हसीना के जाने से हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा लॉस आती है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर उन्होंने लूज किया है। और तो इस वक्त आपने देखा कि इस तमाम तर मूवमेंट के दौरान पाकिस्तान के झंडे भी नजर आए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। और शायद बहुत सारी फोरम पे डिस्कस हुआ जो यंगर जनरेशन है, मेरे ख्याल में एक अच्छा मौका है एक तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की। जो देखिए सार्क के रिवाइवल की जो बात हम कर रहे हैं उस पर आप अगर हम ओवरऑल देखें तो इस वक्त हमारे लिए बांग्लादेश रोल मॉडल होना चाहिए। पास्ट की बात छोड़ दे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, एक कौम थी अब दो हैं। उनका जीडीपी आप देखें तो 411 बिलियन और आपका पाकिस्तान के लिए 47 नेक्स्ट बाय 230 कह रहे हैं कि ये डबल होगा। और इस वक्त बेशक साउथ एशिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है इंडिया के बाद, आप इसको डिनाई नहीं करते। और दुनिया के अंदर 35वां नंबर है। क्यों? आप देखें मेरे ख्याल में वर्क फोर्स के अंदर अगर 42-45 लाख सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं तो 25 लाख 2.5 मिलियन खवातीन है। और जो नेशनल स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट 2015 के अंदर, चाहे वो जिसकी भी हुकूमत के तमाम आप जो बांग्लादेश के लोगों उनको आप इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल सोशल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ये कितना एक बड़ा बूम था। दूसरा आप देखिए वहाँ पे जो डेवलपमेंट सेक्टर है, आप ब्राक जैसी एक NGO है जिसका पाकिस्तान से बड़ा बजट, और वो तमाम अगर आपने खुद बांग्लादेश गया, ढाका गया तो आप देखेंगे कि वहाँ उन्होंने आप शाम साहब तो ये कह रहे थे कि जी उन्होंने प्रिजर्व किया शेख मुजीब के घर को, लेकिन आप वहाँ पे देखें उन्होंने हिस्टोरिकली श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर जो मुमासलत है, आप हिस्टोरिकली 30-40 साल पुरानी जो ट्रांसपोर्ट है, रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, उनको देखें ओवरऑल उन्होंने उनको रिवाइव किया, लूज नहीं किया। मेरे ख्याल से देखिए एक इंडिजिनस जो वो कहते हैं ना कि फार्मिंग इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ मेरे ख्याल में बांग्लादेश गया और इतने सालों के अंदर वो एक बड़ी ताकतवर इकोनॉमी बन गया। ये एक अच्छा पाकिस्तान के लिए एक मिसाल है, इसको सीखना चाहिए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि सार्क की बहाली एक लिहाज से अगर बांग्लादेश पाकिस्तान इसको लीड करते हैं तो श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और जो दूसरे छोटे ममालिक है, मेरे ख्याल में अगर इंडिया इस रैकेट के अंदर नहीं जाना चाह रहा, वो अपने आप को जाहिर बात है कि वो बड़े लेवल पे देखता है, बड़े स्कोप पे देखता है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फोरम होगा रीजनल इकोनॉमिक प्रमोशन के लिए और एक बहुत बड़ा बूम हो सकता है। फिर देखिए एक बड़ी जो पाकिस्तान की पैक की इकोनॉमी है ओवरऑल, बांग्लादेश अगर उस मार्केट को देखता है तो आप देखिए सेंट्रल एशियन मार्केट थ्रू पाकिस्तान एक्सेस कर सकता है। तो दोनों ममालिक इकोनॉमिकली एक दूसरे के इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली अगर इस वक्त हम रिवाइव करते हैं तमाम अपने सोशल ताल्लुकात भी, अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी और अपने इकोनॉमिक ताल्लुकात भी, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए ज्यादा सूझमंद साबित होगा ये तमाम। एब्सोल्युटली। और अली आफ्ताब साहब, अब हमने जो शुरुआत में एक फिटनेस चलाई थी ना, जिसमें क्लिंटन इनिशिएटिव के तौर पे जब ये मुकालमा हो रहा था, तो डॉक्टर यूनुस ने जो है वो जो नौजवान थे
उनको वहाँ पे बुलाया और उनकी वहाँ पे पजीराई की, इनकलाब का क्रेडिट उनको दिया। ख़ुद बिल क्लिंटन ने भी ये बात की। तो पाकिस्तान की जेन जी के लिए ये कितना बड़ा सोशो पॉलिटिकल मैसेज है? सबसे पहले तो जो आपने खुद जिक्र किया ना, जिसका कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में सबसे बड़ा जो फ़र्क है और जो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है वो है विमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स। हमें अब जो है जितना ज़्यादा इसको इनकरेज कर सकें करना चाहिए। वैसे भी जिस तरफ को हालात जा रहे हैं, अब ये मुमकिन ही नहीं रह गया कि एक शख्स कमाएगा और बाकी घर खाएगा। अब जितने घर के बालिग अफराद हैं, मर्द औरत, उन सब को काम करना पड़ेगा। अब तो किसी दिन तफसीली अगले शो में बात करेंगे। प्रोटेक्टेड कैटेगरी भी ख़त्म हो रही है 200 यूनिट वाली। सो अब जो बंदा 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है उसका बिल भी बहुत ज़्यादा आया करेगा। सो एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि ये यूथ के लिए तो जो सीखने की बात है सो है। ज़्यादा बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में यूथ को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में सियासत की इजाज़त नहीं है। सबसे पहले वो इजाज़त मिलने की ज़रूरत है। हम आज बार बार ये कहते हैं कि जी फ़लाना लीडर आ गया तो यूथ जो है वो बदतमीज़ हो गई, फ़लाना लीडर जब आ गया तो यूथ ने यूं कर दिया, वो कर दिया। भाई आपने उनको मौका ही नहीं दिया ग्रास रूट लेवल पर कि वो सीख कर आते कि सियासत कैसे होती है। तो अब जिसको जो आउटलेट मिलेगा वो करेगा। सो पूरी दुनिया में जब इजाज़त है स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, तो पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? एब्सोल्युटली। और आपने बिल्कुल सही बात की आफ्ताब साहब। और इसी के साथ मैं अपने तमाम तर पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगा। ग्रेट टाइम विद ऑल ऑफ़ यू। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के टाइज जो हैं, हम हिस्टोरिकली वी वर वन, उसके बाद जो भी एक मिसफॉर्चून हुआ उसके बाद अलहदगी हुई। लेकिन अब जिस तरीके से बांग्लादेश की मईशत ने जो परवास की है और जो उन्होंने इतना ज़्यादा अपनी जीडीपी ग्रोथ, अपनी तमाम तर मामलात को बेहतर किया है, इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत के लिए सीखने में बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि हमारे पास अच्छे लोग नहीं हैं, हमारे पास अच्छे लोग भी, अच्छे मॉडल्स भी हैं। अगर ज़रूरत है तो इस अमर की कि हम अच्छी पॉलिटिकल विल के साथ उन तमाम तर मॉडल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब नहीं तो कब। फैसल करीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।